पेशवा बाजीराव जी के बारे में सुना है, देखा है, स्पेशली देखा है कि एक प्रेमी के रूप में उनको दिखाया गया, जबकि जो स्टडी कहती है, जो उनके बारे में है कि वो जो महान योद्धा था, उस पक्ष को थोड़ा कम दिखाया गया। बाजीराव प्रेमी तो थे ही, पर मस्तानी के प्रेमी नहीं थे। अब जब इतना सब अच्छा चल रहा था, बाजीराव जी का परचम लहरा रहा था, फिर उनके जीवन में क्या हुआ? मतलब इतना बदलाव जो हुआ वो कैसे हुआ? पूरे समय लड़ाई लड़ते रहे, बदलाव कुछ भी नहीं हुआ कि मस्तानी आने से कोई फर्क पड़ गया है। क्योंकि हमें तो पढ़ाई कुछ और गया है, दिखाया कुछ और गया है। तो अब नई पीढ़ी को थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि बाजीराव किसके सरदार थे। तो ऐसा बोला जाता है कि साहू जी महाराज ने एक बार बोला था कि अगर एक तरफ 1 लाख फौज हो और एक तरफ बाजीराव हो तो मैं बाजीराव को लूंगा। शिवाजी महाराज ने स्थापना की हिंदवी स्वराज्य की, और इन्होंने हिंदवी स्वराज्य का राव की इतनी हिम्मत थी कि साहू जी महाराज के ना चाहते भी लड़ने के लिए गया। यस, वो मुगलों के प्रलोभन के कारण। बाजीराव जी के गृह शत्रु, इसका क्या मतलब है? उनके गृह शत्रु कौन कौन थे? तो अपने पुत्र को न बनाते हुए और बाजीराव को बनाते, उसकी वजह से। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं चंद्रकांत भालेराव जी, जिन्होंने एक बुक लिखी है। और बुक किस पे लिखी है? हमारे बहुत ही महान योद्धा बाजीराव पेशवा जी के ऊपर। आपने उनके बारे में कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन जो आज हमने पॉडकास्ट में देखा है, उनके जीवन की उन चीज़ों के बारे में बात हुई है जो शायद ही आपने कभी सुना या पढ़ा हो। हमारी हिस्ट्री के बारे में, बाजीराव जी के बारे में, असली चीज़ क्या है, सच्चाई क्या है, उनके युद्ध के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कितने बड़े रणनीतिकार थे। आज के पॉडकास्ट में उन्होंने हर चीज़ डिटेल में बताई और एक सच्चाई के साथ बताया जो शायद हमें नहीं पता था। अगर आपने सिर्फ वो मूवी देखी है और आपको लगता है वही सच है तो वो आप फिर गलत है। आपको आज का पॉडकास्ट देखना चाहिए। अगर आप बाजीराव जी के बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आज के इस पॉडकास्ट में आपको वो पूरा डिटेल मिलेगा। हमने अभी तक जो पेशवा बाजीराव जी के बारे में सुना है, देखा है, स्पेशली देखा है, वो देखा है उनकी एक मूवी आई थी जो बाजीराव मस्तानी। उस विषय में जो हमने जो देखा तो उनका जो समझ में आया कि वीर योद्धा तो थे वो, लेकिन ज़्यादा जो दिखाया गया वो दिखाया गया कि एक प्रेमी के रूप में उनको दिखाया गया। उनकी पर्सनल लाइफ ज़्यादा दिखाई गई, जबकि जो स्टडी कहती है, जो उनके बारे में है कि वो जो महान योद्धा थे, उस पक्ष को थोड़ा कम दिखाया गया। आप क्या कहते हैं इस पर? बाजीराव प्रेमी तो थे ही, पर मस्तानी के प्रेमी नहीं थे। अच्छा, मातृभूमि के प्रेमी थे। 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, दुर्भाग्य से वो अल्पायु रहे। शिवाजी महाराज 50 साल की उम्र थी उनकी, और प्रारंभिक काल था हिंदवी स्वराज्य का। तो शिवाजी महाराज की सेना या शिवाजी महाराज अपना शौर्य पराक्रम नर्मदा के पार उत्तर में नहीं कर सके। सीमित दायरा था उनका, एक दक्षिण में। पर इतना होने के बावजूद भी कोई भी शक्तिशाली मुगल सम्राट नर्मदा के पार दक्षिण में अपनी एक छत्र सत्ता स्थापित नहीं कर पाया, शिवाजी महाराज की वजह से। तो उस जो हिंदवी स्वराज्य का जो विस्तार किया है वो बाजीराव ने किया है, मातृभूमि का प्रेमी होने की वजह से। मस्तानी का प्रेमी नहीं। मस्तानी का तो बहुत कम पार्ट है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले उनके शौर्य पराक्रम की अपन बात करें। पहले उनके थोड़ा बचपन के बारे में बताइए ना। बाजीराव जी का बचपन कैसा था? बाजीराव जी जो है वो 13 साल की उम्र में मराठी हिंदवी स्वराज्य के सरदार बन चुके थे। 13 साल? 13 साल की और ये किस समय की बात हुई है? ये 1725 और 20 की बात है। हाँ। बाजीराव को समझने के लिए पहले थोड़ा सा पुराना इतिहास भी समझना पड़ेगा। बताइए पूरा। आज तो हमें पूरा जानना है, क्या है पूरा इतिहास, क्या है? मुगल जो बादशाह था उस समय मतलब औरंगजेब का भी परपोता, उसको ताज, यहाँ भारत में कोई भी मुगल शासक का वारिस था नहीं, सब बाहर से। तो बाहर से ताशकंद से ऐसा मालूम पड़ा कि इनका औरंगजेब का कोई परपोता है ताशकंद में। तो एक सैयद बंधु हुआ करते थे। सैयद बंधु पूरी इसको मुगल सल्तनत को अपने काबे में रखना चाह रहे थे। तो उन्होंने, मुगल बादशाह तो होना चाहिए, यदि सैयद बंधु खुद अपना कुछ करते तो हो सकता था कि बाकी लोग नहीं मानते, क्योंकि उस समय मुगल सत्ता शक्तिशाली थे। तो मुगलों का ही कोई वंशज गादी पे बिठा के अपने को सत्ता करना, इस हिसाब से सैयद बंधुओं ने उसको ताशकंद से लाकर बुलाया, बिठाया। उसका नाम मोहम्मद शाह रखा उन्होंने। और ये मोहम्मद शाह बाजीराव के ताप उम्र जितने तक बाजीराव पेशवाई में थे, पूरी लड़ाई उनके साथ में रही। मुगलों के साथ में लड़ाई, डायरेक्ट बादशाह के साथ में नहीं लड़ी,
उनके सरदारों के साथ में लड़ी। जैसे मुगल के सरदार थे बंगश, सादत खान, आपका निज़ाम। तो निज़ाम एक ऐसा शक्तिशाली इनका सरदार था जो मुगल शाही को अंदर से पोखरा कर रहा था, क्योंकि वो बड़ा महत्वाकांक्षी था। वो दक्षिण का एरिया उसको रास आ गया था, तो दक्षिण में अपनी अलग से मतलब मुगलों के समानांतर सत्ता केंद्र बनाना चाह रहा था। तो उसके लिए उसने बाजीराव के पिताजी की सहायता ली। तो अब नई पीढ़ी को थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि बाजीराव किसके सरदार थे। हाँ, नई तो पीढ़ी को तो बचाना बहुत जरूरी है। आपने बहुत बड़ी बात बोली। नई पीढ़ी आज आपको जब सुनेगी तो ये तो देखे कि हमारे ही देश में कितने महान योद्धा थे और उन्होंने क्या क्या किया है, और जिनके बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि हमें तो पढ़ाई कुछ और गया है, दिखाया कुछ और गया है। तो आज आपके माध्यम से वो जान पाएंगे कि वो कितने महान योद्धा थे और हमारे देश में कौन कौन महान योद्धा पैदा हुए। अभी आपने छाया फिल्म देखी? छावा देखी। छावा, तो छावा में किसका चित्रण था? संभाजी राजा का। संभाजी महाराज का। संभाजी महाराज कौन थे? शिवाजी के बेटे। शिवाजी महाराज के लड़के थे। शिवाजी महाराज के बेटे। संभाजी महाराज का जब हत्या की गई, खून किया गया, उसके बाद में जो हिंदवी स्वराज्य की राजधानी थी रायगढ़, वहाँ पर संभाजी राजा की पत्नी, संभाजी राजा का भाई, संभाजी राजा का लड़का, ये वहाँ पर रहते थे। मुगलों ने उसके ऊपर आक्रमण किया। इस बीच वहाँ पर राजाराम महाराज ने छत्रपति शिवाजी की गादी का शपथ ले ली थी। हिंदवी स्वराज का नया वो हो गया था। लेकिन संभाजी राजा का जो लड़का था और उनकी मिसेस थी, उनको औरंगजेब ने कैद कर लिया। अच्छा, मतलब जैसे छावा मूवी में तो ये नहीं दिखाया गया, ये नहीं दिखाया गया, उनके बाद उनकी कैद कर लिया है ना औरंगजेब। उस समय उनकी उम्र जो 7 साल की थी, संभाजी राजा के लड़के की 7 साल थी। तो 18 साल तक संभाजी राजा की मिसेस, पत्नी और पुत्र और उनके कुछ रिलेटिव्स ये औरंगजेब की कैद में रहे। 11 साल जेल में रहे। 1707 में जाकर 1706 में जाकर अपने औरंगजेब ने 1 साल अपनी मृत्यु के पूर्व उनकी मुक्तता की। उसमें धारणा यही थी उसकी औरंगजेब की कि वो चाहता था कि संभाजी राजा की नई पीढ़ी को अपन इस्लाम के इसमें करें और उसके माध्यम से पूरी दक्षिण में राज्य सत्ता स्थापित करें। और ऐसा भी सुना जाता है कि औरंगजेब ने उनको बहुत प्रभावित किया, बहुत मोटिवेट किया इस्लाम में आने के लिए। हाँ, बहुत किया कि इस्लाम में आ जाओ, और इसलिए छोड़ा भी था क्या? लेकिन उन्होंने मान्य नहीं किया वो। और अंततः उनको मुक्ति मिली, और उनको जो मुक्ति मिली वो बाजीराव जी के पिताजी के कारण मिली। अच्छा, उन्होंने हमला किया था? हमला नहीं किया था। कैसे हुई फिर? सैयद बंधु मराठों के पक्ष में थे। ठीक है। उस समय मराठा शाही इतनी प्रभावशाली थी कि हिंदुस्तान पर किसी भी राजा को राज्य करना होता था तो मराठों से संपर्क किए बगैर या मराठों से मेल मित्रता रखे बगैर वो संभव नहीं था। तो सैयद बंधुओं ने मराठा से बाजीराव के पिताजी जिनको बालाजी विश्वनाथ बोलते हैं, बालाजी विश्वनाथ, मतलब बालाजी विश्वनाथ के बारे में एक कैप्शन अभी मैं यहाँ दे दूं प्लीज, कि जिस प्रकार शहाजी राजा भोसले और जीजाबाई साहब ने हमको एक शिवाजी के रूप में एक महान पराक्रमी राष्ट्र नायक दिया, उसी प्रकार बालाजी विश्वनाथ ने और राधाबाई मातोश्री जो बाजीराव की माता जी थी, इन्होंने हमको बाजीराव के रूप में महान पराक्रमी राष्ट्र सेनापति दिया। शिवाजी राजा राष्ट्र नायक और बाजीराव राष्ट्र सेनापति। पूरे विश्व में बाजीराव के बराबर का सेनापति कोई हुआ नहीं। तो आप उनको छुड़वाने का बता रहे थे, कैसे? हाँ। क्या बालाजी? तो ये लोग उन्होंने सैयद बंधुओं ने वगैरह, उसमें क्या हुआ कि आपसी जो निज़ाम और ये लोग थे सरदार, औरंगजेब के मोहम्मद शाह के जितने भी मुगल सरदार थे, ये आपस में झगड़ रहे थे और मुगल शाही कमज़ोर थी तो उसके ऊपर आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में सैयद बंधुओं ने निज़ाम को दबाने के लिए मराठों की सहायता ली। अच्छा, मराठों के भी समीकरण थे, यदि निज़ाम दक्षिण में प्रभावशाली हो जाता तो मराठियों को भी फर्क पड़ता, उसके हमेशा युद्ध करना पड़ते। और जब इनकी मुक्तता हुई, औरंगजेब ने मुक्त किया, उस समय इनसे एग्रीमेंट करवाया था। अच्छा, कि जो इनको शाहू राजा बोलते हैं, संभाजी राजा के लड़के को शाहू राजा बोलते हैं। तो जब इनको मुक्तता दी तो औरंगजेब ने ये लिया कि तुम मुगलों के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करोगे। अच्छा। क्योंकि औरंगजेब ये जानता था कि मुगल को के ऊपर मराठे भारी पड़ेंगे हमेशा से, मराठे। तो लिखित में इनका करार हुआ था कि हम आपको मुक्त कर रहे हैं लेकिन आप मुगलों पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो मजबूरन निज़ाम के खिलाफ मुगल शाही के तरफ से बोलने के लिए सैयद बंधु को मराठों को सहायता करना पड़ी।
तो फिर बालाजी विश्वनाथ भी बड़े परिपक्व वो थे। इनको साहू महाराज के पेशवा थे वो। साहू महाराज मतलब संभाजी राजा के पुत्र, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राजा, संभाजी महाराज, then साहू महाराज, साहू महाराज, है ना। ठीक है। साहू महाराज के सेनापति अपना पेशवा जो थे बाजीराव के पिताजी थे। बाजीराव के पिताजी बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ठीक। ये उनके पिता। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी मराठी सेना पूरी दिल्ली तक ले गए और दिल्ली में वहाँ पर थोड़े बहुत युद्ध वगैरह हुए। अल्टीमेटली अंततः उनको ये मान्य करना पड़ा और इनके सबको मुक्त करना पड़ा इन लोगों को। उस समय 20-22 शर्तों का एक पूरा करार हुआ। मोहम्मद शाह की तरफ से ये अनुबंध हुआ कि शिवाजी द्वारा जितनी भी स्थापित राज्य था, जितनी भी विरासतें थी, वो सब इनको शाहू महाराज को वापस मिली। अच्छा, उनकी वो जो कर वसूली वगैरह सब करने के अधिकार उनको साहू महाराज को मिले। बहुत बड़ा एग्रीमेंट था। और उस समय बाजीराव 9 वर्ष की उम्र में वहां पर साथ में गए थे बालाजी विश्वनाथ दिल्ली, मुगल बादशाह के दरबार हो रहा था जब। यस, तब से वो उसमें राज दरबार और इसके कार्यवाही में है। और 12-13 साल की उम्र में उनको पेशवा का सरदार बनाया साहू महाराज ने। और 20 साल की उम्र जब थी उस समय इनके पिताजी का देहांत होना, बालाजी विश्वनाथ का। बालाजी विश्वनाथ जी नहीं रहे 20 साल। तो इतने सब वरिष्ठ सरदार होने के बावजूद भी बाजीराव के पराक्रम पे शाहू महाराज को विश्वास था। और साहू महाराज ने अपना पेशवा बनाया बाजीराव को, अपना सेनापति, वे पेशवा प्रधानमंत्री। हाँ, वैसे साधारण भाषा में पेशवा को पेश करने वाले को पेशवा बोला जाता है, लेकिन राजनीति की भाषा में पेशवा मतलब प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि साहू जी महाराज ने एक बार बोला था कि अगर एक तरफ 1 लाख फौज हो और एक तरफ बाजीराव हो तो मैं बाजीराव को लूंगा, मैं फौज को नहीं। इतना भरोसा, बिल्कुल सही, यस, ऐसा था। यस। तो 20 साल की उम्र में बाजीराव पेशवा बन गए। 13 साल की उम्र में मराठी हिंदवी सेना के सरदार बने और 20 साल की उम्र में पेशवा बन गए। शिवाजी महाराज ने स्थापना की हिंदवी स्वराज्य की और इन्होंने हिंदवी स्वराज्य का विस्तार किया। नर्मदा के पार जाकर ठेठ दिल्ली तक अपनी शर्तों पर, अपनी मर्जी से। क्या बात है। म्हणजे एक टाइम ऐसा था कि जिस समय बाजीराव पेशवा थे हिंदवी स्वराज्य के, उस समय 80% हिंदुस्तान की भूमि पर भगवा ध्वज फहरा रहा था। जब वो थे 80% भूमि पर, पूरा निमाड़, पूरा मालवा, पूरा ग्वालियर, ठेठ दिल्ली तक, उसके बाद में गुजरात, कोंकण तक चले गए, खानदेश, कर्नाटक, सब जगह पे भगवा ध्वज फहरा रहा था। वो 80% भूमि पर भगवा ध्वज था। और मुगल बादशाह पे यदि कोई बाहरी आक्रमण होते थे अफगानिस्तान और इधर से, तो मराठों की सहायता लेता था मोहम्मद शाह। और ऐसा बोला जाता मोहम्मद साहब डरता बहुत था कि भाई ये बाजीराव बस वो डिस्टर्ब ना कर पाए, बाकी तो मैं सेफ हूँ। यस, वो इसलिए डरता था कि मराठों का इतिहास जानता था वो। जो भी लोग मराठों का इतिहास जानते हैं ना, वो निश्चित रूप से डरते हैं, क्योंकि अफजल खान को शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से उसका वध किया अफजल खान का, उससे प्रत्येक मुगल बादशाह मराठों से भेंट करने में भी डरता था। ये वास्तविकता थी। सही है, नो डाउट। मतलब वो शक्तिशाली थे, सब कुछ था, डर है आज। लेकिन शिवाजी महाराज और मराठों की जो कूटनीति हुआ करती थी उसका तुलना नहीं थी उनके पास, मुगलों के पास में। उनकी जोड़ का कोई सरदार नहीं था। मुगलों के प्रत्येक शक्तिशाली सरदार को बाजीराव ने हराया हुआ है। और जिस निजाम ने मुगल शाही को पोखरा किया अंदर से और नया सत्ता केंद्र स्थापित करना, उस निजाम को 5 बार आत्मस्मरण के लिए बाध्य किया। उसी निजाम ने 5 बार आत्मस्मरण किया बाजीराव के सामने। तो बाजीराव जी जो है वो दिल्ली तक पहुंच गए थे। हाँ। 3 दिन दिल्ली में कब्जा भी किया। यस। तो फिर उस दिल्ली पे कब्जा नहीं किया था। क्या किया था? अब ये फिर मैं पहला वाला जो पॉइंट है ना कि मातृभूमि से प्रेम करते थे। हाँ। क्या हुआ कि एक बुंदेलखंड को बचाने के लिए जब ये युद्ध में जा रहे थे, तब उनका ये आया कि भाई हमको मालवा की सूबेदारी दो। आपका 1725 का हमारा एग्रीमेंट है, आप अभी तक हमको मालवा की सूबेदारी नहीं दे रहे हो। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि अब दिल्ली के बादशाह तक जाना है। पर बीच में क्या हुआ कि बादशाह ने अपने वो सादत खान और बंगश और जितने भी आगरा में कहीं धीरे धीरे करके भेजा उन्होंने। इन सबको उन्होंने बाजीराव ने परास्त कर दिया। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा वाकया आया कि अपने यहाँ के जो मल्हारराव होलकर, उसमें उनके बाजीराव के सरदार थे, सेनापति थे, तो उनकी 1000 लोगों की सेना कहीं तो भी तालाब में अटक गई और उसमें से
कम से कम 100-200 लोगों की मौत हो गई। ओह, तो उनको वापस फिर आना पड़ा। तो बंगश और इन्होंने क्या किया सरदारों ने कि अपनी बढ़ाई करने के लिए बादशाह के पास मैसेज भेजा कि साहब बाजीराव तो हमसे डर के भाग गया है, उसके 200-250 सैनिकों को हमने कत्ल कर दिया है, तालाब में वो अलग कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, और ऐसा करके और जश्न मनाना शुरू किया। उधर से बादशाह ने भी इनको सम्मान पत्र और शमशेर और ये सब भेज दिया। मोहम्मद शाह ने वो भी गदगद हो गए कि बाजीराव जैसे को आप हराना कोई, और बाजीराव जैसे ना वापस लौटना, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि उस समय तक क्या पूरी जिंदगी भर बाजीराव एक भी अपना युद्ध हारे नहीं थे। उनको ये उपाधि दी गई थी अपराजय। यानी मेरे पूर्व जिन लोगों ने बाजीराव पे किताब लिखी है उन सब ने उनको अपराजित योद्धा कहा है, अजय। और मैंने ये नया उनकी उपमा दी है कि हिंदवी स्वराज्य का विस्तारक, जिसने हिंदवी स्वराज्य का विस्तार किया, मैंने उपमा दी है बाजीराव को। ये नई पदवी है आपकी किताब में। अभी तक जितने भी इतिहासकारों ने नाम दिया अपराजित योद्धा। तो उस समय इन लोगों ने बहुत बढ़ाई चढ़ाई करके और बादशाह को गफलत में रखा। तो बाजीराव को ये नहीं लगा कि मेरे नाम के आगे पलायन शब्द जुड़े हैं। तो बाजीराव ने विचार किया कि किसी भी हालत में बादशाह को मेरी उपस्थिति का मैं एहसास कराऊंगा। अच्छा। तो अपनी 40,000 की सेना, उस समय उनके पास बाजीराव के पास में करीब 70 से 80 हज़ार के करीब सेना थी। तो 20,000 की सेना उन्होंने आगरा को घेर के, आगरा से कोई सरदार दिल्ली तक नहीं आया ऐसी व्यवस्था की, और अपने 40,000 सैनिकों को लेकर दिल्ली पहुंच गए। वो भी शायद सुना कि पाहाड़ वाले रास्ते से ताल कटोरा फतेहपुर सिकरी और ऐसे तो जो पहाड़ीला इलाका वहां से गए। और इसमें एक यहाँ शब्द में और जोड़ूं कि बाजीराव जो है गतिशीलता को मान्य करते थे। सुने गति बहुत तेज थी। गति बहुत थी। और मराठों में युद्ध शैली गतिशीलता पे ही ये थी। मराठे कभी भी अपने सैन्य के साथ में तोपखाना नहीं ले जाते थे, हाथियों को नहीं ले जाते थे, नाच गाने वाले साथ में नहीं ले जाते थे। अच्छा, ये सब कभी नहीं करते? बिल्कुल, कभी भी मराठे लोग अपनी सेना में कोई नहीं ले जाते। तो ये उस समय फिर बाजीराव ने आगरा को पूरा कंट्रोल किया। 20,000 सैनिकों वहाँ से कोई सरदार नहीं निकले, वो उसमें जश्न मनाने में लगे थे। इधर बादशाह भी जश्न मना रहा था। तो सीधा 2 दिन में वो ताल कटोरा के वहाँ पर, आज का जो ताल कटोरा है उस ताल कटोरा स्टेडियम जो है, वहाँ पर जाके उन्होंने ठिया मारा। दूसरे दिन रामनवमी का कार्यक्रम था। तो सिर्फ बादशाह को आगाह करने के लिए, मैसेज देने के लिए बाजीराव यही है। रामनवमी के वो मेले के 2-3 दुकानें लूट कर थोड़ी बहुत आगजनी वगैरह करके और वापस अपने शिविर में आ गए। उसके बावजूद भी और वहाँ से खबर लग गई कि बाजीराव आ गए, बाजीराव। पर मुगल बादशाह को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसके इतने बड़े सरदारों ने कहा कि वो तो भाई भाग गया, पूना से इतनी जल्दी वहाँ कैसे आ सकता है 2 दिन में, तो ये तो संभव ही नहीं है। पर फिर भी उसको मन में शंका हुई कि मराठों को कोई भरोसा नहीं है। तो उसने अपने एक जासूस को, गुप्तचर को फकीर के रूप में भेजा इनकी छावनी में, बाजीराव के। तो बाजीराव के इसमें जो खाना वगैरह बचता था होता था वो उन्होंने उसको दे दिया। तो उसने जाके बादशाह के सामने रख दिया। उसमें कच्ची हरी मिर्चियाँ थी, कच्चा प्याज था, वो बाजरे की रोटियाँ थी, इस प्रकार का खाना था। मोहम्मद शाह समझ गया कि बाजीराव है दिल्ली में ही है। उस खाने, मतलब मराठों का खाना भी देखो क्या होता था, ज्वार की रोटी, कच्चा प्याज और वो लाल मिर्ची या हरी मिर्ची की चटनी। इतने लड़ाई और लड़ाकू होने के बावजूद उनका खाना यही था। कोई ऐसे मध्य दिशा चल रही है और ऐसा कुछ नहीं था। मतलब राष्ट्रपति उनकी वो जो त्याग था वो अपने को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि किन सैनिकों ने, अज्ञात सैनिकों ने अपने लिए कितना त्याग किया है। तो उस खाने पे से उसने पहचान लिया कि बाजीराव आ गया। तो फिर उन्होंने बाजीराव को मैसेज दिया कि तुम आके बातचीत कर सकते हो वगैरह। पर बाजीराव की सेना ने कहा कि अभी अपने पास 40,000 की सेना है, आप अंदर जाएंगे और कभी आपको गिरफ्तार कर लिया गया, उधर से आगरा की सेना को बुला लिया गया, तो आज की स्थिति में ये ठीक नहीं है। तो बादशाह को मालूम पड़ गया कि आप यही हो, इतना ही काफ़ी है। 40,000 सैनिकों को सकुशल वापस लेके, उस समय बाजीराव के पास में ये भी था कि अपने 40,000 सैनिकों की जान बचाना थी। ये भी तो यदि वापस आते वक्त आगरा में पूरी सेना ने 1,00,000-1.5 लाख की सेना थी वहाँ पर आगरा में। तो बंगश की सेना थी, सादत खान की सेना थी, निज़ाम की सेना थी, सभी की सेना थी, सभी सरदार वहाँ ऐश कर रहे थे। तो ऐसे में 40,000 लोग को तो प्राण निकल जाते हैं।
तो कई बार अपन सोचते हैं ना कि अपने नेतृत्वकर्ताओं पे, अरे यार ये डिसीजन अभी युद्ध अपन जीत रहे थे तो वापस क्यों हो गए। कई बार आज की स्थिति में अपन कर रहे हैं तो कई बार नेतृत्वकर्ता को कि क्या पॉलिसी है, क्या नीति है, उसके ऊपर भी अपने को सोचना चाहिए। इसीलिए उसमें बोला गया है कि वो चाहते तो उस समय दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने सूझबूझ का वो लिया और उस समय डिसीजन लेके नहीं यहाँ से चलते हैं। जो मैसेज देना था वो दे चुके थे मोहम्मद शाह को। उसका अस्तित्व का मेरा अस्तित्व है अभी भी दिल्ली में, और ये बताना था कि तेरा सरदार तेरे से झूठ बोल रहा है। तो जब बाजीराव पेशवा बने तो उसके बाद से हमने कहाँ कहाँ अपना साम्राज्य जमाया, उनके पहले कितना था और उनके बाद कितना हुआ? ये बताना एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि क्या होता था कि उस समय समीकरण बहुत अलग हुआ करते थे। जैसे दक्षिण में गए तो मुगल और मराठों की दोस्ती थी। अच्छा। तो जहाँ मुगल का राज्य वहाँ मराठे आक्रमण नहीं करते थे, या मराठे थे तो मुगल नहीं करते थे। फिर मराठों की और निज़ाम की मैत्री थी, तो जहाँ निज़ाम का राज होता था वहाँ मराठे आक्रमण नहीं करते थे। उस समय भी गठबंधन चलता था, वहाँ गठबंधन चलते थे। तो ऐसा आप कह नहीं सकते कि कहाँ है। लेकिन जब बाजीराव पेशवा बने हैं उस समय निश्चित रूप से 80% भूमि पर भगवा झंडा फहरा रहा था। मतलब उनके अधीनस्थ जो लोग थे वो भी इसको मान्य करते थे। इवन दो राजपूतान लोग भी, सवाई जय सिंह हो या अभय सिंह हो, ये सब जिन्हें बाजीराव की वो स्वीकार कर चुके थे। सो मैं जो आपने इतनी अच्छी किताब लिखी उसके बारे में पढ़ रहा था। चैप्टर 1 है बाजीराव जी के गृह शत्रु। इसका क्या मतलब है? उनके गृह शत्रु कौन कौन थे? भाई आज से नहीं, पुराने सनातन काल से जहाँ भी राज परिवार होते हैं वहाँ पर आपस में भाई भाइयों में और इसमें सब होता ही रहता है। वैसे ही बाजीराव के बारे में क्या हुआ कि बाजीराव के पिताजी जब स्वर्गवास हुआ उनका, तो साहू महाराज को अपना पेशवा चाहिए था। तो उस समय साहू महाराज के दरबार में कई सीनियर थे, दाभाड़े करके थे, त्रिंबक राव थे, ऐसे कई लोग थे जिससे जो बाजीराव के पिताजी के बराबर थे। तो उस समय तो बाजीराव के पिताजी को पेशवा बना दिया था, उनके सिमिलर समकालीन जो थे उनको किसी को सेनापति बना दिया था, किसी को सर्व सेनापति बना दिया, ऐसे सबको संतुष्ट कर दिया था। लेकिन साहू महाराज का बाजीराव पे बहुत विश्वास था। जैसा कि आपने पिछले कहा कि 1 लाख की सेना और बाजीराव, तो साहू महाराज ने बाजीराव को पेशवा पद के लिए निश्चित कर लिया। वो उसकी वजह से जो इनके सीनियर्स थे जो चाहते थे कि मेरा लड़का पेशवा बने या मैं खुद बनूं, अपने आदमी को वरिष्ठ होने की वजह से अपने आदमी को, तो ऐसे राज दरबार में ग्रुप होते हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा रहती है, पर सबको अपने पराक्रम उससे सिद्ध करना पड़ता है। तो बाजीराव ने वो सिद्ध कर चुके थे, क्योंकि इनको 13 साल की उम्र से ही साहू महाराज ने अपने सेना का सरदार बनाया था। तो छोटी मोटी लड़ाइयों में भेजना, खुद का अलग से नेतृत्व करके, और बाजीराव ने उसमें अपनी दक्षता सिद्ध की थी। तो उसकी वजह से साहू महाराज इनसे बहुत प्रभावित थे। तो साहू महाराज ने निश्चित कर लिया था अगला पेशवा बनाना है मेरे को, इसी को बना। वरना साहू महाराज का एक दत्तक पुत्र भी था। अच्छा। तो उसको भी बना सकते थे। बिल्कुल सही है। पर वो दत्तक पुत्र ने स्वयं उनको सजेस्ट किया कि नहीं, आप बाजीराव को बनाइए, क्योंकि उसको भी बाजीराव के ऊपर भरोसा था उसको। उसका नाम फतेह सिंह था। क्या नाम था? फतेह सिंह। फतेह सिंह वो दत्तक पुत्र था। तो अपने पुत्र को न बनाते हुए और बाजीराव को बनाते, उसकी वजह से जो सीनियर लोग थे जो अपने पारिवारिक पुत्रों को उनको बनाना चाहते थे, वो आपसे इनडायरेक्ट शत्रु हुए। तो उसमें दाभाड़े जो सेनापति थे, उनका लड़का एक त्रिंबक राव, उसको दाभाड़े की मृत्यु के बाद में सर सेनापति बनाने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं था। वो मुगलों से मिलकर वो खुरापात करता था, बाजीराव को डिग्रेड करने, बाजीराव को साहू महाराज के प्रति दोनों के बीच में झगड़े लगाना वगैरह इस टाइप से कार्रवाई करता था। और जब सारे प्रमाण बाजीराव ने साहू महाराज को प्रस्तुत किए तो उन्होंने कहा कि अब तुमको जो करना करो। तो साहू महाराज, बाजीराव और त्रिंबक राव के बीच में 2 युद्ध हुए। अच्छा, मतलब आपस में भी साहू महाराज का पेशवा और साहू महाराज का सर सेनापति दोनों लड़े आपस में। और साहू जी महाराज ने लड़ने दिया? भाई क्या हुआ कि उसने जो सेनापति ने मुगलों का साथ ले लिया, निजाम साथ में आ गया। बाजीराव को चूंकि अच्छा, वो सेनापति मुगलों से मिल गया था। हाँ, बाजीराव को पराजित करने के लिए मुगल तो लालायित थे। उनको तो देखने था कि मराठा में कौन ऐसा विद्रोही है जो हम उसका साथ लेके, सब आज की राजनीति पुरानी है, सब जो आज है वो पहले भी होता सब पुराना है, नया कुछ भी नहीं है, और आगे भी यही सब चलता रहेगा। ये प्रपंच है पूरा, ऐसा ही चलता रहेगा। घर में कौन है, परिवार में ही विद्रोही रहते हैं, परिवार में ही सब, और दूसरा लोग उसका फायदा उठाते हैं।
तो जिस समय साहू महाराज का पेशवा और साहू महाराज का सेनापति इनका डबई, अहमदाबाद के पास में डबई है, वहां पर दोनों का युद्ध हुआ। बाजीराव ने अपने सैनिकों को बोल दिया था कि त्रिंबकराव को कभी भी आप मारेंगे नहीं, उनको अपन गिरफ्तार करके साहू महाराज के पास में चलेंगे, वो अपने ही लोग हैं। और आपस में मराठे आपस में, इसलिए सहानुभूति पूर्वक सब का काम किया। उसके बावजूद भी उन्होंने उन पे आक्रमण किया। तो गलती से किसी से गोली चल गई और त्रिंबकराव के सिर में होती है, उसको वहीं मृत्यु हो गई। त्रिंबकराव वहीं मर गए, वहीं मर गया। उसके बाद में पूरी बाजीराव ने पूरा सब अपने वापस अपनी सेना को बुला लिया, उनको वापस पलायन करने दिया, जाने दिया, किसी को मारा नहीं, क्योंकि मराठों को नुकसान होता है ना। सबको मिला लिया, सबको मिला के। और बाद में 2-3 लोगों, उनके जो सरदार लोग थे, उनको गिरफ्तार करके साहू महाराज के पास में ले गए, वहां से निगोशिएशन वगैरह हुआ और अल्टीमेटली उसको फिर दूसरा सेनापति बनाया। त्रिंबकराव की इतनी हिम्मत थी कि साहू जी महाराज के ना चाहते भी लड़ने के लिए गया। यस, वो मुगलों के प्रलोभन के कारण। तो उन्होंने सेना से उसको बर्खास्त नहीं किया था उस समय? नहीं, समझाने की कोशिश की ना, बाजीराव ने नहीं होने दिया ना। बाजीराव ने कहा कि अपना ही व्यक्ति है। अच्छा, बाजीराव जी कहते रहे मैं समझा लूंगा, ऐसा? मैं समझा दूंगा, अपना ही व्यक्ति है। अपन लोग जो रखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उदारता, वो जो संवेदनशीलता जो है आखिर में जो तकलीफ देती है, देती हो। पर वो अपन अनुभव से अभी तक अपन लोग सीखे नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और उसी की वजह से अपने समाज का या अपने इसका हास हो रहा है। पहले ऐसी मेरी मान्यता है। पहले भी था और प्रॉब्लम आज भी पूरा सनातन से चल रहा है ना सब। तो जो साहू जी महाराज थे, उनके साथ पेशवा मतलब प्रधानमंत्री और एक सेनापति होता था। तो ज्यादा ताकतवर कौन होता था, पेशवा ही प्रधानमंत्री होता था? अब ये यहाँ पर ये चीजें जो अब आप संस्मरण सुनाता हूँ। बाजीराव क्या है कि युद्ध नीति और रणनीति दोनों में माहिर थे। अच्छा। वैसे तो सर्वगुण संपन्न थे। तो बाजीराव जो है प्रशासनिक स्थिति में केंद्रीकरण के पक्ष में थे। अच्छा। कि एक ही सत्ता सूत्र होना चाहिए, प्रधानमंत्री के हाथ में सब सत्ता होना चाहिए। जबकि त्रिंबकराव और जो दाभाडे जो इनके पिताजी थे, ये कहते थे विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब आधी सत्ता पेशवा को मिलना चाहिए, आधी सत्ता सेनापति को मिलना चाहिए। पर वो प्रशासनिक व्यवस्था में संभव नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एक जना ऐसा एक आदेश दे, एक दिन, इसलिए बाजीराव प्रशासनिक व्यवस्थाओं में केंद्रीकरण चाहते थे। जबकि युद्ध नीति और रणनीति में बाजीराव विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। वो क्यों थे कि अपने सरदार को एक बार उन्होंने नीति बता दी अपनी युद्ध नीति की, ये करना है। अब रणनीति में कुछ डिसीजन लेने के अलग साक्षात उस समय साक्षात क्या, किन समस्याओं को सब हल करना है, कैसे करना, फेस करना, ये तो वो जो लड़ रहा है वही जान पाया ना। वो क्या पुनः वापस आएगा क्या निर्णय लेने के लिए? तो बाजीराव ने युद्ध नीति और रणनीति के लिए अपने सरदारों को अधिकार दे दिए थे, विकेंद्रीकरण कर दिया था। तो उसकी वजह से सरदार अपने आप को ये समझता था, उसमें प्रतियोगिता भावना आती थी कि उसने ऐसा काम किया तो मैं कंपटीशन रहती थी। जबकि केंद्रीकरण में जब कंपटीशन आती है तो केंद्र का नुकसान होता है। बिल्कुल सही कहा। और जब ये मेरी भावना है, ये मैंने इसमें कल्पना जाहिर की है। और जब विकेंद्रीकरण में होती है तो कंपटीशन की भावना आती है, तो आदमी बढ़ चढ़ कर काम करता है कि मैं दूससे ज्यादा अच्छा काम करूँ। इस समय भी सही था और आज भी सही है। अलग अलग पावर सेंटर होंगे तो सब डिस्टर्ब रहता है। भाई उनका कहना सही था। मतलब आज के उसमें देखा जाए तो अगर बहुत सारे पावर सेंटर हों कि एक प्रधानमंत्री है, फिर एक और कोई है, फिर एक और कोई है, तो 3-4 पावर सेंटर। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है और देश के लिए भी सही नहीं रहता है। जैसे उस समय बाजीराव जी ने उनके बारे में विदेशों में भी पढ़ाया जाता है। हाँ, ये रणनीति और युद्ध नीति। अब आप कहें युद्ध नीति और रणनीति में क्या, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, युद्ध नीति और रणनीति दोनों में युद्ध नीति युद्ध के पहले दरबार में बैठ के ठहराई जाती है। अच्छा, ऐसे दरबार में डिस्कस होता है। अपने गुप्तचरों से माहिती आती है कि शत्रु सेना में लाख सेना है, अश्व सेना इतनी है, उनके पास गोला बारूद की इतनी क्षमता है, खाद्य सामग्री इतनी है, वो यहाँ से चलेंगे यहाँ तक आएंगे, ऐसा उतना यहाँ की बीच की सेनाएं मिलेंगी। इन सब का आकलन वो गुप्तचरों के माध्यम से आ जाता है और उसके आधार पर अपनी नीति बनती है कि भाई शत्रु सेना इधर से आ रही तो अपनी 2 सेना इधर से घुसाना है, उधर से घुसाना है। इस टाइप से एक नीति बनती है। ये युद्ध नीति है। युद्ध नीति हुई। और रणनीति साक्षात रण में बनती है, ऑन द स्पॉट। अब कैसे बनती है? कैसे? बाजीराव जी के एक पालखेड़ युद्ध का मैं आपको यहाँ उदाहरण दूंगा, जो इंटरनेशनल लेवल पर पालखेड़ युद्ध माना गया है। उसके संबंध में जो बाजीराव जी नीति कितनी अपनाई है, उसको पूरे विश्व के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। क्या थी वो? उसमें ऐसा था कि बाजीराव में एक बहुत बड़ी विशेषता थी। बाजीराव अपने शत्रु को अपने मनमाफिक क्षेत्र में लाकर ही युद्ध करते थे। अच्छा, मतलब उनके क्षेत्र में नहीं जाते थे? हाँ, उनके क्षेत्र में नहीं जाते थे।
या उनके क्षेत्र में भी जाते थे तो अपने हिसाब से उनको वहीं ला, जहाँ अपन लड़ने के इच्छुक है, अपने लिए सुविधाजनक है, वहीं उसको युद्ध में लाते थे। मतलब कैसे? उनको गुप्तचरों से मालूम पड़ जाता था कि आप जो है यहाँ से राजवाड़ा से निकले हो तो पलासी तक जाओगे, ये रास्ता मालूम पड़ गया है। तो हम बाजीराव क्या करते थे कि अपनी सेनाओं को जेल रोड चौराहे पे छोड़ देते थे, तो वहाँ की आधी सेना कहीं सिख मोहल्ले में टर्न हो जाती थी, कहीं इधर हो जाती थी, तो पलासिया तक पहुँचते पहुँचते 20% सेना पहुँचती थी और पलासिया तक लाना है। और पलासिया में बाजीराव दुश्मन के 1 महीना भर पहले पहुँच जाते थे, तो उधर साकेत नगर से आने वाले रोड पर भी अपनी नाकाबंदी कर लेते थे, देवास से आने वाले रोड पे भी नाकाबंदी कर लेते थे, जितनी भी गली कूचे थे जितने सब दूर अपनी नाकेबंदी कर देते, अपने सैनिक बिठा देते थे और खुद अपनी छावनी में बैठ के तो ऐसे ही पालखेड़ का युद्ध जो है उनको एक नदी किनारे पे लड़ना था कि दुश्मन को अपने को नदी किनारे पे ही लाना है। तो गोदावरी नदी के पास में लाके, पालखेड़ के वहाँ से गोदावरी नदी गई है, तो वहाँ पर लाके सब पहले महीने भर पहले बाजीराव चले गए। हमेशा बाजीराव अपनी सेना को लेकर 8 दिन पहले, महीना भर पहले चले जाते थे। हर युद्ध में उनकी हर युद्ध में यही नीति थी। मतलब एक तो अपनी सिर्फ एक भोपाल का युद्ध ऐसा हुआ जिसमें बाजीराव बाद में गए, निजाम पहले पहुंच गया था, वो भी छिप के बैठा था इसलिए। और वो भी जीते थे नहीं? वो जीते थे ना, वो तो बहुत बड़ा युद्ध उसमें जीते थे अपन। तो मतलब बाजीराव दुश्मन को अपने स्थान पर लाता था। पालखेड़ में यही हुआ। पालखेड़ में महीने भर जाके सब दूर कर दिया। अब छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। पालखेड़ में रणनीति बनाने के लिए नीति निश्चित हुई। राणोजी शिंदे, मल्हारराव होलकर, कदम बांडे और जितने भी सरदार सब लोग बैठे थे। तो उन्होंने राणोजी शिंदे जी से कहा कि राणोजी, आपको जो है निज़ाम की सेना 3 दिन बाद यहाँ आएगी, तो गोदावरी नदी के पहले आपको उनका गोला बारूद ख़त्म करना है। और गोला बारूद जो गाड़ियों से जानवर खींच के ला रहे हैं, उन जानवरों को गाड़ियों से निकालकर जंगलों में भगा देना है। ये जाने उन्होंने राणोजी शिंदे को दी। और जस्ट उसके बाद में जो मल्हारराव और राणोजी दोनों को मिलके दी। और जस्ट उसके बाद में उन्होंने कदम बांडे जी को बोला कि कदम बांडे जी, आपको जो है गोदावरी के पार निज़ाम की जब सेना आएगी तो उनकी रसद जो है उसको लूटना है। लूटना है, लेकिन खराब ख़त्म नहीं करना है। वो अपने स्टोर अपने यहाँ अपने सैनिकों को काम है ऐसे ही रखना है। और वही रसद खींच के लाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके भी जानवर जंगलों में भगा देना है। तब वो कदम बांडे जी ने पूछा कि श्रीमंत, वो अपन लोग गोदावरी के पहले उनका गोला बारूद खत्म कर ही रहे हैं, तो उसी समय ये चीज़ कर लेते हैं। धैर्य से काम लो कदम बांडे जी, हम जो समझा रहे हैं उसको पहले ठीक से समझो। जब पैदल सेना साथ में रहती है तब रसद की गाड़ियाँ आगे चलती सेना के, क्योंकि पहले जाकर वो पूरा किचन का सब खान पान की व्यवस्था करें। जो बाहर पीछे से जो सैनिक आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, इसलिए रसद की गाड़ियाँ पहले जाएगी। तो गोदावरी पार रसद की सेनाएं पहले करेगी, तो उनको आप लूटने से वो लोग अधमरे हो जाएंगे, थके मारे रहेंगे, रसद अपने हाथ में आ जाएगी, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़, यदि जब मल्हारराव और शिंदे वहाँ पर गोला बारूद को भस्म करेंगे तो उस समय अपने सैनिक की वहाँ ज़्यादा होना नहीं चाहिए। उनके सैनिकों के साथ में अपने सैनिकों को मारना थोड़ी है, और रसद भी खत्म नहीं करना है। इसलिए दोनों वाक़े भले ही नदी के आर पार हो, दोनों अलग अलग करना है। ये एक रणनीति है। ये रणनीति है। यदि एक ही जगह गोला बारूद खत्म कर देते हैं तो खान पान का सामान भी खत्म हो जाता और उनकी सेना नदी भी पार नहीं कर पाती। तो जो उन्होंने छावनी जिसमें घेरने का बनाया था वो सेना वहाँ तक भी नहीं आ पाती। कम से कम खाने के लालच से कि खाना मिलेगा अपने को, सैनिक बराबर नर्मदा पार कर रहे थे। अच्छा, फिर वो इधर गोला बारूद खराब हो रहा है, उधर रसद लूटी जा रही है, तो निज़ाम की सेना 2 भागों में बट गई। तो 2 भागों में बटने से मराठों की सेना को उससे युद्ध लड़ने में सक्षमता से लड़ा जा सका। मराठे तो तरोताजा थे, ये थक कर आ रहे थे। तो ऐसी एक रणनीति होती है कि आदमी को थकाना कैसे, सेना को थकाना कैसे, ये रणनीति बनाते। एक फिर एक टुकड़ी को उन्होंने ऐसा लगाया कि भाई जितने भी जलाशय हैं उनके ऊपर अपने पहरेदार बिठाओ, और किसी ने भी जो इसका पानी अपने आप से पूछे बगैर इसमें लेना नहीं चाहिए। तो किसी एक सरदार ने कहा सब अपन उसमें विष प्रयोग कर देते हैं। कैसी बात कर रहे हैं विष प्रयोग? अपने भी तो सैनिक वहां पर है ना, अपने सैनिकों भी तो जल लगेगा, जल सुरक्षित रखो। उल्टा जो अपने से मांगना है उसको शर्तों के साथ में जल दो और उसको शर्त के साथ में गिरफ्तार करो। जैसे अभी अपन ने पानी रोक दिया है। ये मैं आपको सब बता रहा हूँ कि जो चल रहा है मैं उससे रिलेटेड सब आपको पॉइंट बता रहा हूँ। ये सब नीतियाँ पुरानी है, नई नहीं है।
तो जब भी जलाशयों पर पहरेदार बिठा दिए। अच्छा, बाजीराव में एक विशेषता थी। क्या? बाजीराव गणितज्ञ थे। ये पहलू मेरे इसमें ही मैं दे रहा हूँ, अभी तक किसी गणित क्या होता था, बाजीराव सेना जैसे गुप्तचरों से जानकारी मिलती थी कि बाजीराव के पास में अपने शत्रु के पास में 1.5 लाख की सेना है, तो भाई 1.5 लाख की सेना में हाथी वाली सेना कितनी है, घोड़े वाली सेना कितनी है, पूरा कैलकुलेशन पैदल कितनी, पैदल नहीं, इतना तो करते ही थे। फिर हाथी कितनी दूरी कितने समय में चलता है, घोड़ा यदि स्थिर अवस्था में चल रहा है तो कितनी दूरी चलता है, पैदल सेना कितनी, तो ऐसा वो कैलकुलेशन करते। तो 1.5 लाख का जो लवाजमा है उसको यहाँ से वहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, उस समय की कैलकुलेशन करके अपने बीच बीच में सेनाओं को घुसाते थे। मतलब एक छोर यदि पलासिया पे है और बीच का छोर यदि जेल रोड पे है तो 2-4 की टोली जेल रोड वाली सेना पे छोड़ देते थे। तो वहाँ 1.5 लाख की सेना पहुंचने के बजाय वहाँ 80,000 की पहुंचती थी। ये एक नीति थी, रणनीति इनकी बाजीराव की, बड़े पढ़ने जैसी है सब, और पढ़ाते हैं लोग। सही है। और ये चीजें हमारी नई पीढ़ी से कहो या हमारी पीढ़ी के भी लोग, कई लोग नहीं जानते इस चीज को। तो मेरा ये प्रयास है कि इन सब चीजों को जनता के सामने आना चाहिए। वो सब आपने लिखा भी। और चूंकि मराठी में तो इसके बारे में बहुत साहित्य है, पर मैं मराठी भाषी होने के बावजूद ये साहित्य हिंदी में आना चाहिए, ये मेरा प्रयत्न है। हाँ, सब लोगों इसकी वजह से मैंने हिंदी में लिखा है। अब जब इतना सब अच्छा चल रहा था, बाजीराव जी का परचम लहरा रहा था, फिर उनके जीवन में क्या हुआ? मतलब इतना बदलाव जो हुआ वो कैसे हुआ? क्या हुआ उनके अंतिम समय में, क्या हुआ था? नहीं, बदलाव कहाँ हुआ? बाजीराव अंत तक लड़ाई लड़ते रहे। यस, पूरे समय लड़ाई लड़ते रहे। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ कि मस्तानी आने से कोई फर्क पड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। मस्तानी वाला क्या है? मतलब बहुत अलग अलग तरह की बातें, बट सच क्या है? हाँ, तो बाजीराव का बुंदेलखंड से बहुत अच्छा नाता था। वो इसलिए था कि बुंदेलखंड के जो राजा थे वो उनके जब यंग थे, 36 साल जवान थे, उस समय वो औरंगजेब की सर्विस करते थे। अच्छा, औरंगजेब के यहाँ थे वो? औरंगजेब के जो मानसिंह सरदार थे, माने हुए सरदार थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज को आत्मस्मरण के लिए वो किया और आगरा जेल तक ले गए, उनके अधीनस्थ ये उस समय बुंदेला जो है काम करते थे। तो शिवाजी महाराज के पराक्रम से प्रेरित होकर ये दोनों बुंदेला बंधु शिवाजी महाराष्ट्र गए, सिंहगढ़ में शिवाजी महाराज से भेंट की कि हमें आपकी सेना में भर्ती होना है। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि आप जैसे योद्धा लोग जो है, आपको आपका अलग से व्यक्तित्व ही खड़ा करना चाहिए, आपका अलग से राज्य खड़ा करना चाहिए। मेरे साथ में रहोगे तो आप शिवाजी के नाम के पीछे मराठा सेना के प्रभुत्व के नीचे दब जाओगे। तो आप अलग से करो, आपको जब भी डिमांड मतलब मांग होगी, मराठों की सेना आपके लिए उपलब्ध रहेगी। इतना प्रॉमिस कर दिया था। तो बाद में फिर बुंदेला आए, उन्होंने मुगलों से युद्ध किया और फिर अपना बुंदेला राज्य स्थापित किया, उसका विस्तार किया। और बाद में जब इनको मालूम पड़ा कि अब मराठों ने नर्मदा पास कर लिए, तो बुंदेला ने उनको बुलाया। मुगल बाद में उनको बहुत तकलीफ देने लग गए थे, मुगलों के साथ में युद्ध हुआ, बाजीराव ने उनको सहायता की। तो उससे प्रभावित होकर बुंदेला ने इनको अपना पुत्र माना। उनके 2 पुत्र थे, तो पूरे बुंदेला राज्य के 3 भाग किए। एक भाग जो इन्होंने बाजीराव को दिया। उसी समय उन्होंने जो अपनी एक मुसलमान पत्नी थी, उस समय राजा महाराजा की 2-3 पत्नी थी, तो उसके उधर से जो जन्म हुआ था मस्तानी का, और हिंदू रीति रिवाज से उसका लालन पोषण हुआ। चूंकि माता उनकी मुसलमान थी, तो दोनों ही विधियों का, मुसलमान थी, पिता हिंदू थे, बुंदेला थे ना, बुंदेला थे। तो उन्होंने इसको दिया। तो उस समय उसमें नृत्य में वो महारत हासिल थी इसको, मस्तानी को, नृत्यांगना थी। दूसरा शब्द मैं उपयोग नहीं करूंगा, नृत्यांगना थी। घर में श्री कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण के भजन वगैरह गाती थी। बढ़िया। तो उसको जब भेंट दिया तो बाजीराव पेशवा ने उसको, जैसे दूसरे राजा महाराजा करते कि रंगशाला में उसको क्या बोलते हैं उसको, नाचने वाली के लिए क्या बोलता है, इस टाइप से बना के रखने का वो नहीं किया। शुद्ध भाव से उसको अपनी दूसरी पत्नी बनाया, अपने शनिवार वाड़े में उसके लिए महल बनाया और अपनी पत्नी का दर्जा दिया। मतलब प्यार मोहब्बत वाली चीज ही नहीं थी, कर्तव्य परायण थे कि बुंदेला जी ने जो उनको भेंट दिया है उसके प्रति अपना जो कर्तव्य वो बाजीराव ने निभाया है। सिर्फ 10 साल का 1730 से लेकर 1740 तक का
उनका साथ था मस्तानी का। 1729 में मस्तानी उनको भेंट में मिली, 1730 या 31 में वो महाराष्ट्र में आई, और 40 में बाजीराव का स्वर्गवास हुआ। उन 10 साल में भी मुश्किल से 3 साल और 7 महीने बाजीराव आ जाके अपने बनाए हुए शनिवार वाड़े में रहे। तो कहाँ उसको उनको मस्तानी से प्रेम करने का संबंध था। उनकी गतिशीलता इतनी थी कि बाजीराव घोड़े पर बैठकर ही अपना प्रशासकीय कार्य निपटाते थे, पत्र लेखन करते थे, घोड़े पे बैठकर खाना वहीं खाते थे, घोड़े पर बैठकर ही सोते थे। ये उनकी विशेषताएं थी। वो इसलिए करते थे गतिशीलता प्रभावित नहीं हो। तो अब ऐसे योद्धा के लिए प्रेम प्रसंग और प्रेम भाव करने के लिए समय कहाँ है? वो तो पूरे समय लड़ते ही रहे। हाँ, वो तो फिल्मांकन की दृष्टि से ऐसा कुछ बना दिया गया और उनके शौर्य पराक्रम को कम आंका गया। ये भी एक जानबूझ के किया गया। अब ये नहीं पता, लेकिन अब हमारी ड्यूटी है कि कम से कम शौर्य पराक्रम को एक सामाजिक वो होने की वजह से सामाजिक दायित्व अपना, और उसके लिए हम ये प्रयत्नशील हैं कि शौर्य पराक्रम उनको प्रदर्शित किया जाए और जनता तक ले जाया जाए। बाजीराव जी हैं, उनके बारे में देखा जाए तो पता नहीं पूरा दिन भी बात करें तो कम है। जितने बड़े वो महान योद्धा थे, जितनी सारी उनकी खूबियाँ थी, और आज आपसे बात करके पता चल रहा है कि क्या क्या और रणनीतिकार कैसे रणनीति बनाते थे, किस तरह से वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ शक्तिशाली थे, वो कुशल रणनीतिकार भी थे। और अगर उनकी कुछ विशेष खूबियों के बारे में आप बोलना चाहें। वैसे तो बाजीराव बहुगुण प्रतिभा के धनी थे, मतलब उनके गुण इतने हैं कि मौखिक में बोलना तो ठीक नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो पढ़ के सुनाने में क्या हुआ कि मेरी जो किताब में मैंने जो लिखी भाषा शैली से भी आपको सही है, सही अंदाज आ जाएगा कि किताब की भाषा शैली कैसी है। पढ़ के सुनाता हूँ आपको। बाजीराव से संबंधित इस पुस्तक में वर्णित आलेखों में राजनीतिक और सामरिक प्रसंगों की निरंतरता बनी रहे, इसलिए बाजीराव से संबंधित कई अनछुए प्रसंगों का उल्लेख अलग से करना आवश्यक है। इस आलेख के प्रथम प्रसंग के रूप में हम सर्वप्रथम बाजीराव से ही परिचित होंगे। बाजीराव का स्वभाव और उनके गुण सदैव अग्रिम मोर्चे पर रहने वाले, साहसिक मनोवृत्ति, कसरती शरीर, अजानुबाहु, भरी पूरी कदकाठी, गौर वर्ण, मंजरी और चपल नेत्र, आत्मविश्वासी, मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, प्रसन्न चित्त चेहरा, कुशाग्र बुद्धि, मधुर वाणी, अनुशासन प्रिय, वचनबद्धता, निष्ठावान, स्वामी भक्ति, पल प्रतिपल कुछ नया सीखने और सजग रहने की आदत, प्रशासनिक कार्यों में सामंजस्यता और कठोरता का संवेदनानुसार उचित उपयोग, महतों के प्रति मित्रता, समरसता, प्रेम और विश्वास का व्यवहार, गतिशीलता जीवन का मूल मंत्र, अनुशासन को स्थापित करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाइयों में केंद्रीकरण को मान्यता देने वाले परंतु युद्धजनित कार्रवाइयों में विकेंद्रीकरण को मान्य करने वाले, दुर्लभ सेनापति, युद्ध नीति और रणनीति के चाणक्य, इतिहास भूगोल के ज्ञाता, संस्कृत, मराठी, उर्दू, हिंदी और फारसी भाषा के जानकार, अनेक नई कहावतों के रचयिता। यद्यपि कहावतों का एक साथ संकलन उपलब्ध नहीं है, एक साथ कई मोर्चों की नेतृत्व क्षमता, स्वयं की अनुपस्थिति में भी शत्रु को भयाक्रांत करने की कला, बड़े से बड़ा युद्ध भी बिना मानव हानि के निष्पादित करने की जिद, इन्हीं गुण विशेष के कारण पालखेड़ में निजाम से युद्ध जीतने के कारण उन्हें महाराष्ट्र केसरी और भोपाल तथा दिल्ली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद उन्हें मालवा केसरी के नाम से जाना जाता है। क्या बात है, ये मेरी भाषा शैली है। आपने जो लिखा है और उस सच में उन पे चरितार्थ करता है जिस तरह से। हाँ, सच में ये मेरी भाषा शैली है। आपको पूरे इसमें पढ़ने में आनंद आएगा और बिल्कुल आनंद आएगा, बिकॉज बहुत अलग चीज़ें भी आज आपने इसमें बताई हैं। भोपाल में कैसे हुआ था, जहाँ वो पहले नहीं पहुँच पाए थे। हर युद्ध में तो पहले पहुँच जाते थे, बट भोपाल एक ऐसी जगह थी कि वो आखिरी में पहुँचे थे। निज़ाम जो है दिल्ली से वापस आते वक्त भोपाल में नवाब हुआ करते थे उस समय। तो उस समय भोपाल के किले पे बाजीराव ने 3 बार आक्रमण किए हैं, तीनों बार यशस्वी हुए हैं। बाजीराव युद्ध नीति के अनुसार कौन सा पड़ाव कहाँ पर ठीक रहता है वो जानते थे। तो सबसे पहली बार जब वो भोपाल क्षेत्र में गए तो उन्होंने अपने राणोजी शिंदे और होलकर को कहा कि ये जो भोपाल का जो स्थान है ये दिल्ली जाने के लिए पड़ाव के रूप में अच्छा है, इसमें अपनी सेनाएं आराम कर सकती है, सब कुछ व्यवस्थित हो सकता है। तो शिंदे राणोजी शिंदे थे, वो ताव में आ गए, साहब अपन कब्जे में ले लेते हैं। तो बाजीराव ने कहा जरा सब्र करो,
कब्जे में लेने से हमें कोई फायदा नहीं है। इतने लोग यहाँ 100-125 रखना पड़ेंगे, गोला बारूद रखना पड़ेगा। उससे अच्छा हम उससे नवाब से मैत्री संधि करते हैं। मैत्री संधि करेंगे, जब भी हमको उसकी जरूरत पड़ेगी हम किले का उपयोग करेंगे और आगे आके दिल्ली निकल जाएंगे, दिल्ली से आते हो यहाँ रुकेंगे, आगे पुणे निकल जाएंगे। तो उस समय मैत्री संधि हो गई थी। निजाम जब वापस आया, दिल्ली से किसी काम पे गया होगा, तो उस समय जब वापस आया तो वो उसने भोपाल में रुका और भोपाल में ही उसने कहा कि भोपाल में उसने ये पॉलिसी बनाई, दिल्ली में ही बन गई थी मतलब, कि हमको जो है अब बाजीराव को ख़त्म करना है। अच्छा, बादशाह ने ही आदेश दे दिए थे निज़ाम को, कि निज़ाम ने कान भरे बादशाह के, मोहम्मद शाह तो हाँ मोहम्मद शाह, तो उसने कहा था कि अब तो बाजीराव के तो सब गुप्तचर वगैरह बैठे रहते, उनको मालूम रहता था। बोले ठीक है, अपन इसको वहीं घेरते हैं। तो निकल आए, भोपाल तक आ गए। निज़ाम को जैसे ही मालूम पड़ा कि बाजीराव आ गए हैं, तो उसमें अंदर जो अपने आप को उसने बंद कर लिया और अपनी सेना को जो है भोपाल के किले के आसपास छोड़ दिया। 1.5 लाख की सेना थी। कम से कम 12 दिन तक युद्ध हुआ। बाजीराव के पास में 60,000 की सेना थी, वो भी उधर से बाहर से आई हुई। और ये 1.5 लाख थे? ये 1.5 लाख थे और सब दूर पसरे हुए थे। और 12 दिन के बाद में निज़ाम ने जो है आत्मसमर्पण किया, सरेंडर कर दिया। 21 शर्तें सिद्ध हुई। उसको जो बोलते हैं ना, भोपाल युद्ध का कहीं वर्णन नहीं है। मनोज श्रीवास्तव जी ने विमोचन किया, उन्होंने अपने फेसबुक में अपने फॉरवर्ड किया है कि भोपाल का जो युद्ध है वो प्लासी के युद्ध के बराबर है, पानीपत के युद्ध के बराबर है, लेकिन इस भोपाल युद्ध का कहीं वर्णन नहीं है। पूरी तरह से मुगल शाही और निज़ाम शाही बाजीराव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और भीख मांगी थी कि हमको यहाँ से जान बचा के हमारे देश जाने दो। जबकि वो 1.5 लाख थे और ये 60। 1.5 लाख थे और ये थे, और जो पहले से आके बैठे थे, मतलब वो नाकाबंदी जो बाजीराव पहले जाके जो करते थे वो करने तक भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई। जबकि बाजीराव को इतना मालूम था कि इन्होंने रायसन रोड के ऊपर एक पहाड़ी के पीछे इन्होंने अपना गोला बारूद रखा है, तो राणोजी शिंदे और मल्हारराव की टोली पहले जाके उसको खत्म कराई। फिर इधर शाहपुरा के इधर इनकी रसद थी, तो वो दूसरे सरदारों ने खत्म करी, तो उनको इस तरफ से। और फिर रात को उनके ऊपर मशाली जो आक्रमण किया है, जो मशाल के गोटा युद्ध बोलते हैं उसको, तो वो आक्रमण किए, तो आधी सेना वहीं पस्त हो गई। फिर जब पलायन करने लग गई तो उनको एक ही रास्ता वापस रखा था, वो भी नदी का, तो वो नदी में जाके उनके कई लोग मरे। तो ऐसी घेराबंदी बाद में जाने के बावजूद भी इतनी घेराबंदी की, जबकि निज़ाम नहीं कर पाया। तो इतना शक्तिशाली निज़ाम ने 5 बार बाजीराव के सामने, और उस समय पूरी मुगलशाही और ये पूरी जर्जर हो चुकी थी। अभी एक चीज़ और जो आखिरी में जानना चाहते हैं, बाजीराव जी के परिवार में कौन कौन था, उनके वंशज के, और दूसरा उनकी मृत्यु कैसे हुई और कहाँ हुई? आखिर में जब निज़ाम को यहाँ दिल्ली से हराया ना, तो निज़ाम ने अपने पुत्र को, उसको नासिर जंग बोलते हैं, नासिर जंग को अपनी हैदराबाद के वो उसका सूबेदार बना के दिया था। तो भोपाल में जब इसको घेराबंदी की तो नासिर जंग सहायता के लिए जाने लगा अपने पिताजी को बचाने के लिए। तो बाजीराव के छोटे ब्रदर थे चिमाजी अप्पा, वो भी बाजीराव के समकक्ष थे युद्ध में। क्या नाम था? चिमाजी अप्पा। चिमाजी अप्पा छोटे भाई थे, और उनको भी सरदार की मान्यता थी। शाहू महाराज उनको पंडित बोलते थे और युद्ध नीति में पारंगत थे, विशेषकर समुद्री युद्धों में। कोकण वगैरह के जितने भी युद्ध लड़े हैं अधिकतर चिमाजी अप्पा ने ही लड़े हैं। तो वो उन्होंने नर्मदा क्रॉस करने नहीं दी नसीर जंग को, इसलिए वहाँ दिल्ली से भी सहायता नहीं आई निज़ाम को, इधर से भी नहीं आई। जैसे ही संदेश मिला बाजीराव को, निज़ाम को, कि नसीर को भी, तो अब उसकी हैदराबाद की राजधानी जाने का डर रहा उसको, कि अब पूरे दक्षिण में जो है मराठे वो कर लेंगे। तो उसने एक अनुबंध किया 21 शर्तों के साथ में। उस समय खरगोन एक उस समय ऐसा था नर्मदा के पार वाला, कि वो सामरिक दृष्टि से बहुत अच्छा केंद्र था, कि वहाँ से रह के पूरे मालवा और निमाड़ में वाच किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता था। तो वो खरगोन उस समय तक जो है निज़ाम के अंडर में था। तो नसीर जंग के उस संधि में खरगोन को इन्होंने अपने मातहत लिया, कब्जे में लिया बाजीराव। तो उस समय वो बुरहानपुर में थे जब बाजीराव संधि हुई, बाजीराव और नसीर जंग की बुरहानपुर के आसपास घेराबंदी की। तो बाद में बाजीराव जब हुए, सब जंगे हुए, नसीर जंग को वापस भेज दिया, और फिर उन्होंने कहा कि भाई अब खरगोन को अपने को देखने चलना है।
तो राणोजी शिंदे से मल्हारराव होलकर थे, ये जो है राणोजी शिंदे को और होलकर को उन्होंने पहले भेज दिया कि तुम सब पूरी व्यवस्था वगैरह कर लो और सब अपने कब्जे में ले लो। तो खरगोन पूरा जो है पूरा एरिया, पूरा निमाड़ का जितना भी एरिया है उन्होंने अपने कब्जे में लिया। और दूसरे या तीसरे दिन बाजीराव वहाँ पर पहुँचे खरगोन में। फिर वहाँ पर पूरा गया, तो घूमते घूमते ऐसे नर्मदा किनारे पर रावेर खेड़ी, जहाँ पर आज समाधि स्थल है, वहाँ पर घूमते घूमते। कौन सी जगह वो? रावेर खेड़ी सनावत के पास में है, खरगोन के पास में ही बोल सकते हो अधिकतर, तो खरगोन की तरफ से अच्छा रास्ता है उसे। तो वहाँ पर अचानक उनका जो है स्वास्थ्य, उन्होंने कहा कि यहीं अपन 2-3 दिन रहेंगे, अब रेस्ट करेंगे, दक्षिण में भी अब अपने को चिंता नहीं है, दक्षिण में भी अपना मतलब सब सेट हो गया था, सब सेट हो गया था। तो बोले अब अपन 2-3 दिन यहाँ आराम करते, सबने स्वीकृति टेंट वगैरह लगाया और वहाँ पर, और अचानक उनको ज्वर चढ़ा, बुखार, तेज बुखार। जिंदगी भर कभी भी बुखार से या तो कोई शारीरिक कष्ट नहीं होने वाले को एक दिन के बुखार में ही पस्त कर दिया। तो 3 या 4 दिन वो ज्वर में रहे। उसको वो कौन सा आप आजकल कौन सा ज्वर बोलते, उतरता नहीं था, विषम, तो उतरता घटता रहता, वो उतरता ही नहीं कभी, मात्राएं दी गई वगैरह। तो आखिर में उन्होंने कहा कि अब आप जो है वो उनकी पत्नी को उन्होंने बुलाया, पुत्र को बुलाया और उनसे मुलाकात वगैरह हुई। और 4 दिन बाद उन्होंने वहीं पर उनको मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। और जब उनकी मृत्यु हुई तो कितने, 40 साल 41 साल के? 40 साल की उम्र थी। 1740 में 28 अप्रैल 1740 को उनकी मृत्यु हुई। आज भी 28 अप्रैल को वहाँ पर समाधि स्थल पर बहुत बड़ा समारोह बनता है। और 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में पेशवा बने और 40 साल की उम्र में अवसान हो गया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे पराक्रमी व्यक्तियों को, हमारे सारे जो पराक्रमी योद्धा रहे, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज रहे, वो भी जल्दी 50 साल की उम्र में गए। जबकि उनका प्रतिद्वंदी जो औरंगजेब था वो 85 साल तक जिंदा रहा। ठीक इसी प्रकार इसका बाजीराव का जो प्रमुख प्रतिद्वंदी निजाम था वो भी 82 साल तक जिंदा रहा। हमारा दुर्भाग्य था, ये हमारा दुर्भाग्य था। और ताराबाई ले लो, संभाजी राजे जो रामराजे ले लो, इन सबको सभी को जो है अल्पायु दिया। तो और उनके परिवार में कौन कौन बचा था उनके जाने के बाद? बाजीराव परिवार के बाद में तो बच्चे थे ना उनके, पूरा उनकी नामावली है, वो एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, बालाजी विश्वनाथ, इनका जो है कार्यकाल 1713 से 1720 तक का रहा, 7 साल का रहा। उसके बाद में बाजीराव फर्स्ट, जो अपन जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जिनके ऊपर मैंने किताब लिखी है, उनका कार्यकाल 1720 से 1740, मतलब ये पेशवाई काल बता रहा हूँ। बचपन 1700 में तो उनका जन्म हुआ था बाजीराव का, लेकिन 1720 में वो पेशवा बन चुके थे। सिर्फ कार्यावधि बता रहा हूँ मैं उनकी, है ना। उसके बाद उनके 2 लड़के थे, एक तो रघुनाथ राव थे और एक बालाजी विश्वनाथ थे, है ना। और फिर उसके बाद में बाजीराव के बाद में बाजीराव विश्वनाथ को उनको जो है नाना साहब बोला करते थे। नाना साहब ने पानीपत का युद्ध लड़ा। उनका कार्य 1740 से 1761 तक था। फिर उसके बाद में उनके पुत्र जो है माधवराव फर्स्ट, उनका 1761 से 1772, कितना कम सबका। फिर माधवराव के एक छोटे भाई थे नारायण राव, उनका कार्यकाल तो 72 से 73, 1772 से 73, एक ही साल। फिर नारायण राव का एक लड़का था माधव नारायण सदाशिव, उनका बचपन में ही उनका यानी जब कोक में थे, कोक से निकले और पहले दिन ही उनका राज्याभिषेक हुआ, मतलब पेशवा बने। क्योंकि पेशवा इसलिए बने कि साहू महाराज ने बाजीराव के परिवार पर इतना उनको विश्वास था कि ये पेशवा पद पारंपरिक कर दिया था कि आपके जाने के बाद में आपका आप ही का कोई आएगा परिवार बनेगा, पारंपरिक कर दिया था। उसकी वजह से ये सब एक के पुत्र उसके वजह से हुए, है ना। उसके बाद में इनकी पीढ़ी, यहाँ माधवराव जो बाजीराव वाली पीढ़ी थी, ये खत्म हो गई। मतलब बाजीराव का दूसरा जो पुत्र थे रघुनाथ राव, उनका लड़का था बाजीराव सेकंड, उसने 1796 से 1818 तक पेशवा रहा। वो 1818 में, मैं उस समय शायद 1813 बोला था, ये 1818 तक है। 1818 में जब अंग्रेज लोगों ने उससे सब पूरा शनिवार वाड़े का और पूरा मराठी सल्तनत जितनी भी थी वो सब अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ली, उसको पदच्युत किया और 30 लाख की पेंशन देके और उसको विठूर में स्थापित किया। ये पूरा परिवार का पूरा परिवार है। आज आपसे बात करके आपका इतना जो होता है ना, अपनी हिस्ट्री जान के बड़ा खुशी भी हो रही है, प्राउड भी हो रहा है। और ये जब पॉडकास्ट लोग देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि सच में जो पेशवा बाजीराव जी थे वो कितने बड़े महान योद्धा थे, कितने बड़े रणनीतिकार थे। आज आपने समय निकाला और आपने इतनी अच्छी बुक लिखी है, और आज आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं भी थोड़ा सा अपनी तरफ से ये प्रस्तुत करना प्रतिवेदन में रहेगा मेरा कि धारा प्रवाह बोलने में, जोश में बोलने में कहीं किसी समाज व्यक्ति विशेष के बारे में मेरे से कुछ शब्द गलत निकले हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। नमस्कार। शुद्ध भावना है मेरी, कुछ अच्छे पराक्रमी शौर्यवान लेखक अपना व्यक्तित्व का हिंदी में ही प्रचार प्रसार हो, ये मेरा उद्देश्य है। इस पुस्तक की जितनी भी आय होती है मैं गरीब विद्यार्थियों में लगाता हूँ, तो जितना भी आप लोग प्रयास करें इसको प्रचार प्रसार करें। तो एक पुस्तक खुद के लिए खरीदें, एक पुस्तक अपने किसी इष्ट मित्र को भेंट देने के लिए, किसी भी उसके शुभ अवसर पर देने के लिए खरीदें, तो प्रचार प्रसार होता रहे। सही है। मेरे से जो भी बन रहा है मैं कर रहा हूँ, आप भी इसमें सहयोग करें। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद।